हेलो दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग आइए, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन पेज नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, देखिए कि नीति आयोग, कल भी हुआ था ये क्वेश्चन, नीति आयोग हुआ था कल। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है जी? हाँ, सीईओ बात कर रहे हैं। सीईओ उपाध्यक्ष तो हो जाएगा सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। लेकिन सीईओ पूछे तब बीबीआर सुब्रमण्यम कौन है जी? बीबीआर सुब्रमण्यम कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है जी? बीबीआर सुब्रमण्यम। अगर पूछे क्वेश्चन में अभी जो वर्तमान में है सीईओ के बीबीआर सुब्रमण्यम, इसके पहले कौन था याद है? परमेश्वर अय्यर था। कौन था जी? परमेश्वर क्या था? योजना आयोग। और हम कल के क्लास में योजना आयोग अच्छी तरह से पढ़े थे कि योजना आयोग जो होता है इसका स्थापना कब हुआ था? 1950। कब हुआ था? 1950। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। अभी योजना आयोग जो था, इस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? पीएम होता था। कौन होता था जी? पीएम। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही था जी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारीलाल नंदा। याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि पीएम था, प्रधानमंत्री। और अभी जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? सुमन कुमार बेरी। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950। इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ये नामा जो बदला नीति आयोग कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी दूसरा क्वेश्चन कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। तो अभी पीएम कौन है जी? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। जो सुमन कुमार बेरी है, इसका नियुक्ति, उपाध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? पीएम करता है। जो अध्यक्ष होता है वही उपाध्यक्ष का नियुक्ति करता है। तो अभी उपाध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम। अब बात करते हैं कि जो योजना आयोग है इसका, इस योजना आयोग का उपाध्यक्ष तो होंगे सुमन कुमार बेरी। वर्तमान में नीति आयोग इंफॉर्मेशन समझ गया? ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। समझ में आया? नीति आयोग का क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। समझ में? अब तो इस प्रकार नीति आयोग हो गया। कल भी पढ़े थे इस चैप्टर को, नीति आयोग के बारे में, आज भी आ गया। कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एग्जाम भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है उसका पहला महीना कौन है? पहला महीना कौन है? जो अभी राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है?
पहला महीना। राष्ट्रीय क्वेश्चन समझो, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? पंचांग है, ठाकुर जी सक्संबत है ना? तो वो जो है राष्ट्रीय पंचांग, तो उसमें पहला महीना क्या आता है? चैत आता है। क्या आता है जी? चैत आता है। क्या आता है? आप बताओ यहाँ राष्ट्रीय पंचांग है क्या? शक संवत सत्य संवत में। तो शक संवत का स्थापना कब हुआ? 78 ईस्वी। शक संवत का स्थापना कब हुआ? 78 ईस्वी। शक संवत का स्थापना 78 ईस्वी। और इसके पहले एक और संवत चलाया गया था 57 या 58 ईस्वी में विक्रम संवत। ईसा पूर्व हो गई। तो हम भी तो ईसा पूर्व। विक्रम संवत का स्थापना कब चलाया गया हुआ है? 57 या 58 ईसा पूर्व। 57 या 58 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी बुक पढ़ेगा 57 ईसा पूर्व मिलेगा, और ये लुसेंट वगैरह पढ़ेगा 58 ईसा पूर्व मिलेगा। तो याद रखना, एनसीईआरटी का महत्व देना। 57 ईस्वी मिलेगा तो 57 ईसा पूर्व मारना। अगर जैसे दोनों ऑप्शन में मिल जाए, तो क्वेश्चन पूछ दिया विक्रम संवत की स्थापना कब हुआ, अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाएगा 57 भी और 58 ईसा पूर्व दोनों, तो ऑप्शन मारना 57 ईसा पूर्व, तो नहीं रहे तब मारना 58 ईसा पूर्व, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ 57 ईसा पूर्व। समझ गया? तो बता विक्रम संवत का स्थापना कब हुआ जी? 58 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। 57 या 58 ईसा पूर्व। अब अब इसके बाद कौन संवत चलाया गया? शक संवत। शक संवत का स्थापना कब हुआ? 78 ईसा पूर्व। कब हुआ? शक संवत का स्थापना 78 ईस्वी। शक संवत का स्थापना 78 ईस्वी। अब इसके बाद कौन संवत चलाया गया? अरे पूरा इतिहास में 4-5-6 संवत चलाया गया है, पांचों को याद रखो। पहला हो गया विक्रम संवत 57 या 58। दूसरा हो गया क्या? शक संवत। शक संवत 78 ईसा पूर्व। शक संवत। और इसके पहले, इसके बाद कौन चलाया? गुप्त संवत। गुप्त संवत कब चलाया गया? 319 या 320। 319 से 20 ईस्वी। 319 20 ईस्वी। 319 20 ईस्वी में चलाया गया कौन संवत? गुप्त संवत। हम तो गुप्त बात 319 और 20 नहीं कहता कि जब 19 तो हम 20 कहता हम गुप्त रखें। गुप्त संवत तो 20 हम गुप्त। तो गुप्त संवत कब चलाया गया? 319 या 20। 319 या 20। इसके बाद चलाया गया जो हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का स्थापना कब हुआ? 622 ईस्वी में। कब हुआ? 622 ईस्वी। हिजरी संवत 622। ये क्या था? मोहम्मद शाह ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। हिजरी संवत का स्थापना कब हुआ? 622 ईस्वी में। कब हुआ? 622। अब एक और आता है, जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ता होगा तो आया होगा दीन ए इलाही संवत। दीन ए इलाही संवत। याद रखना, दीन ए इलाही संवत का स्थापना कब हुआ? 1883 ईस्वी में। कब हुआ? 1883 ईस्वी। 1883 दीन ए इलाही संवत का स्थापना कब हुआ? दीन ए इलाही संवत का स्थापना कब हुआ? 1883। किसने किया? अकबर। अकबर का नाम सुना है? किसका बेटा था अकबर? हुमायूं का बेटा। बाहों में आजा सैया, बसे बाबर, बसे इसका दिल्ली सल्तनत पर जितना वंश शासक है उसका एक ट्रिक में दम याद। बाहों में आजा सैया, बाहों में बसे बाबर के बेटा हुमायूं, बसे हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर। बाहों खत्म हो गया, आजा असे अकबर, जसे जहांगीर, अकबर के बेटा जहांगीर। अब आजा खत्म हो गया, बाहों में आजा सैया, शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर के बेटा शाहजहां का बेटा। चार बेटा, एक था औरंगजेब, जहां के नाम सबसे कट्टर था। हैं? चार बेटा था शाहजहां के, तो हमारा सबसे कट्टर था औरंगजेब। इसलिए इतिहास में पढ़ने का औरंगजेब के बारे में ज्यादा। तो औरंगजेब शाहजहां का बेटा, आजा सैया, या से हो गया, से हो गया औरंगजेब। समझ गया? मुगल वंश के
हो गया ना, बाहों में आजा सैया, बाहों में आजा सैया, बाहों में आजा सैया। आप बता जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता था? औरंगजेब। खुर्रम किसको कहा जाता था? शाहजहां। शाहजहां, खुर्रम, शाहजहां। शाहजहां के बचपन के नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? अब तो समझ में आया कि 78 ईस्वी, एक बार फिर से विक्रम संवत 5758 ईस्वी, 5758 ईस्वी। दूसरा कौन सी है? शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत। तीसरा क्या है? गुप्त संवत 319 ईस्वी। और अगला क्या है? हिजरी संवत 622। अगला क्या है? अगला क्या? दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही 1833 ये अक्टूबर। किसने? इस प्रकार पूरा संवत क्लियर हो गया। अब संवत से क्वेश्चन आता है तो छूटना भी नहीं चाहिए, इतना संवत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मानव रक्त पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है जी? 7.4। इसका देखो रक्त जो होता है हमारा मानव रक्त का 7.3 से लेकर 7.5 तक, 7.3 से लेके 7.5, यहाँ लिखा हुआ है 7.3 से 7.5, यहाँ लिखा है 7.5 से लेकर 7.8। ये होता है, समझ गया? कहीं मिलेगा यानी कि 7.3 से 8 के बीच में रहता है। किसका पीएच मान? मानव रक्त। मानव रक्त का याद रखिएगा 7.4 ये रहेगा ऑप्शन में। अगर बीच बीच में पूछेगा तो रहेगा 7.3 से 8.0। यहाँ तक याद रखिए, आय का अंतर जितना भी वैल्यू आ जाएगा तो उस अनुसार ऑप्शन देख के मार लीजिएगा। समझ में आया? तो पीएच मान जो है, तो पीएच मान कहां से पीएच मान का वैल्यू कहां से निर्धारित किया जाता है? पीएच पहले पीएच मान क्या है? स्केल। यानी और स्केल में जो पीएच मान लिखा रहता है कहां से आता है? 0 से लेकर 14 के बीच तक रहता है। 0 से लेकर 14 तक। अब बीच में शॉर्टेज कहां होता है? 7 के। आप बताओ 0 से पीएच मान के बारे में बता रहे हैं, तो 0 से लेकर 7 के बीच जितना भी होगा, 0 से लेकर 7 के बीच जितना भी होगा क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। मतलब 7 से कम। अगर 7 से कम रहेगा कोई भी चीज का तो क्या होगा? अम्लीय होगा। कोई भी वस्तु का चीज का 7 से कम पीएच मान होगा तो क्या होगा? अम्लीय। अगर 7 से अधिक होगा किसी का पीएच मान क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। 7 से लेकर 14 के बीच होगा तो क्षारीय होगा। अगर बीच में रह गया 7 पर रख दिया 12 से बच जाता है पक्का, तो सिर्फ पक्का 7 रख दिया जिसका, तो हो जाएगा क्या? उदासीन। उदासीन का है तो उसका कोई रंग नहीं। समझ गया? अगर उदासीन है फिक्का रंग हो जाएगा। समझ गया? तो इस प्रकार रख सकते हैं। अब बता मूव का पीएच मान कितना होता है जी? 5.5 से कम होता है। इसका मतलब क्या समझे? अम्लीय है। 7 से कम है तो इसका अम्लीय होगा। मूव का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम। 5.5 से कम मूव का पीएच मान। अब है कि नींबू का नाम सुना है, तो नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 से लेकर 2.4। देखो गाना सुनागा, नींबुआ 2-4 को खिलाएगा बलमुआ। यह करना नींबुआ 2-4 को, 2-4 मतलब 2.4 याद रखना। नींबू का जो पीएच मान होगा 2.2 से लेकर 2.4, 2.2 से लेकर 2.4। नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर नींबू का पीएच मान कितना होगा जी? 2.2 से लेकर 4। नींबुआ 2-4 को खिलाएगा बलमुआ, ये ट्रिक है, याद रखना। नींबुआ 2-4 को खिलाएगा बलमुआ, 2.2 से लेकर 2.4। अब नेक्स्ट क्या है? सिरका। तो सिरका, अब देखो नींबू 2.4 तक खत्म हुआ, तो अभी जो सिरका है 2.4 से स्टार्ट होगा। तो सिरका का पीएच मान कितना है जी? 2.4 से लेकर 3.4, 2.4 से लेकर 3.4। सिरका 2.4 से लेकर 3.4, 2.4 से लेकर 3.4, 2.4 से लेकर 3.4। अब जो है वो है शराब। तो शराब का याद रखना पूछता है कि शराब का पीएच मान कितना है जी? 2.8 से लेके 3.8।
2.8 से लेके 3.8। तो कहीं कहीं मिलेगा क्या कर बीच बीच में दे देगा, तो बीच बीच वाला वो तो याद रखेगा ये इतना के बीच में तभी छटाएगा। तो शराब का पीएच मान कितना था 2.8 से 3.8। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8। अब है टमाटर का जूस, तो टमाटर का जूस का पीएच मान कितना था 4.0 से लेके 4.4 तक। टमाटर का पीएच मान 4.0 से लेके 4.4। टमाटर का पीएच मान कितना था 4.4। टमाटर का पीएच मान टमाटर का पीएच मान 4.0 से लेके 4.4। अब बियर, तो बियर का कितना है 4.0 से लेके 5.0, यानी कि 4 से 5 के बीच में रहता है। 4 से 5 बियर जो देखा है, बियर जो पीता है तो उस बियर का पीएच मान कितना था 4 से 5। 4 से 5 बियर, 4 से 5 बियर, 4 से 5। कॉफी का पीएच मान कितना था 4.5 से लेके 5.5। कॉफी का पीएच मान 4.5 से लेके 5.5। 4.5 से लेके 5.5। कॉफी का 4.5 से लेके 5.5। अब मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 5.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। मानव मूत्र का कितना होता है जी 5.5 से लेके 7.5। 5.5 से लेके 7.5। अब नेक्स्ट जो है लाल, मानव लाल का पीएच मान, तो इसका होता है 6.5 से लेके 7.5। 6.5 से लेके इसका एक वैल्यू याद रखना 6.5। 6.5। देखो इसको कैसे रखेगा लाल, लाल किसको चूता जादे दुसाद को गोबारा को चूता दे, तो वो जादे दही मक्खन खाते रहता है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं 65। गोबारा को क्या बोलते हैं 65। तो 65 के लार चूता है कि नहीं, गोबारा देख के लार चूता है। जे खाएगा दूध दही उसी को लार चुएगा। याद करने का हम लिए बता रहे हैं ये बात कि जो दूध दही खाएगा उसी को चुएगा। किसको चुएगा 65 को। तो 65 तो 6.5 लार का लार चुरा हम 65 हो गए। जैसे मेरा लार चुरा तो हम क्या है 65, मान लिया मैं 65 है तो 65 में हमको बोलेगा लार चुएगा था। तो 65 का करने का मतलब 6.5। 6.5 यार मानव लाल का पीएच मान कितना है 6.5। मानव लाल पीएच मान इसका बीच में दे देगा तो 6.5 से लेकर 7.5, लेकिन एग्जाम में आपको मिलेगा 6.5 यही वैल्यू देके मिलेगा। अब है मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान कितना था 7.4। मानव रक्त का 7.4 यही मिलेगा एग्जाम में, लेकिन बीच अगर दे दिया एवरेज दे दिया कितना से कितना तक, तो 7.3 से लेके 8। 7.3 से लेके 8 डायरेक्ट 8 के बीच कितना जी 7.3 से लेके 8 के बीच याद रखना। अब है दूध, तो दूध का पीएच मान कितना था 6.4। तो देखने का धोनी ने मारा दूध पी के धोनी ने मारा छक्का चौका। धोनी ने दूध पीकर मारा छक्का चौका, पहले छक्का मारा तब चौका, ठीक। तो 6.4 तो दूध पीकर मारा तो दूध का पीएच मान छक्का चौका 6.4। दूध पी लेंगे बड़ियार हो जाएंगे तब छक्का चौका लगेगा। अब बल्ले में मिलेगा तो कहाँ से छक्का चौका लगेगा। फिर देखता है क्रिकेट में खिलाड़ी का एनर्जी लॉस होता है तो तब पीता है जूस, स्ट्रिंग पीता है जी, क्यों क्योंकि एनर्जी मिले तब हमारे मन लगता है। तो इस प्रकार याद रखते हैं। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.2 से लेके 2.4। इसका वैल्यू पूछेगा तुमको 2.4 पूछेगा। नींबू का पीएच मान कितना था तो 2.4 मिलेगा या 2.2। एवरेज का नाम याद रखिए 2.2 से 2.4 और सिरका के 2.4 से 3.4। 2.4 से 3.4 सिरका 2.4। आगे शराब 2.8 से लेके 3.8। शराब का 2.8 से 3.8 और टमाटर का जूस 4.0 से लेके 4.4।
और बियर का 4.5 से लेके 5.0, कॉफी के 4.5 से लेके 5.5 और मानव मूत्र के 5.5 से लेके 7.5 और मानव लाल का 6.5 से लेके 7.5, मानव रक्त का 7.3 से लेके 8, दूध का 6.4, दूध का 6.4। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार पीएच मान एग्जाम में जो छपने वाला था वो हमने पढ़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 नंबर क्या कहता है जी? एक पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्मेटरी एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है जी? इसका रचयिता जो है रघुराम राजन। रघुराम राजन कौन जी? रघुराम राजन। आप बताओ आरबीआई के गवर्नर के पद पर ही रह चुके हैं के रघुराम राजन है। पता है कौन में गवर्नर थे? 23वां पूछेगा आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन। रघुराम राजन अभी वर्तमान में कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास। कौन है जी? शक्तिकांत दास। कौन गवर्नर है? 24वां होगा 26वां। देखो दास कौन गवर्नर है? 25वां 26वां होगा। रघुनाथ 23वां 24वां। शक्तिकांत के पहले तारजीत पटेल। गोमा गवर्नर है जी? हैं? गोमा गवर्नर गोमा गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। आप बताओ आरबीआई का स्थापना कब हुआ? है पता आरबीआई का स्थापना कैसे हुआ? हैं? 3 गो बैंक था। कौन कौन बैंक? 3 गो बैंक था। कौन कौन बैंक था जी? है पता? एक बैंक था, कौन बैंक तो है था आरबीआई की स्थापना कब हुआ जी? 1935। 1 अप्रैल 1935। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955। 21 जुलाई एकदम एग्जाम में पूछता है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखना चिकित्सा दिवस। कौन दिवस? चिकित्सा दिवस या डॉक्टर दिवस। 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 बराबर एसबीआई की स्थापना। आरबीआई के 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। 1935 को हुआ था किसका स्थापना जी? आरबीआई का। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है। और 23वां गवर्नर कौन था? रघुराम राजन। रघुराम राजन। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना चाहिए, एग्जाम में हो सकता पूछे कभी। इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। समझ गए? तो उस पुस्तक का नाम क्या है जी? अभी पढ़ते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पूछता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? पता? अरुंधति राय। अरुंधति राय कौन है जी? अरुंधति राय कौन है? अरुंधति राय। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, ये आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर देंगे कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, वो गोमा गवर्नर है। ये कमेंट में देंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। कौन है जी? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। कौन है जी? जो अरुंधति राय है इस लेखका एवं समाज सेवी था, व्यक्ति था। अरुंधति राय जो है लेखक था और समाज सेवी व्यक्ति था।
और इन्होंने अरुंधति राय नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था। पूछेगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग किसने लिया था जी? अरुंधति राय। अरुंधति राय। किसने लिया? अरुंधति राय। तो किसने लिया? अरुंधति राय। अरुंधति राय। नर्मदा बचाओ का आंदोलन का भाग किसने लिया? अरुंधति राय। नहीं मिला, अरुंधति राय। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय समाज कार्यकर्ता है। देखिए अरविंद केजरीवाल अभी कहाँ का मुख्यमंत्री है? दिल्ली का मुख्यमंत्री है। कहाँ का? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी था, तो आ गया ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल था ऑप्शन नंबर बी में। तो ये जो अरविंद केजरीवाल कहाँ का सीएम है जी? दिल्ली का। दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली। अब इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ते हैं कब? नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिमाग वाला क्वेश्चन बताइए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? बताइए फिर से। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है प्रत्यक्ष कर जो होता है उसको बढ़ा देना चाहिए। दूसरा है ब्याज दर घटा देनी चाहिए। तीसरा है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष कर बढ़ा देना चाहिए। प्रत्यक्ष कर बढ़ा देना चाहिए, तभी तो अस्फीति दबावों से गुजर रही तो उसको हालात ठीक होगा। ठीक है, तो इसका प्रत्यक्ष कर क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। अब पढ़ते हैं। देखो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दो उपाय है। ये क्या उपाय? 2 उपाय। मुद्रास्फीति निर्माण करने के नियंत्रित करने के लिए कितना उपाय? 2 उपाय। कितना उपाय जी? 2 उपाय। तो उपाय है पहला राजकोषीय उपाय। कौन है जी? राजकोषीय उपाय। कौन सा उपाय है? राजकोषीय उपाय के उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। तो राजकोषीय उपाय कहता है संतुलित बजट बनाना। पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जन संतुलित बजट बनाना किसका भाग है? तब राजकोषीय भाग का। किसका है? राजकोषीय भाग का अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम बता देते हैं। संतुलित बजट बनाना, पहला संतुलित बजट बनाना। दूसरा अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। तीसरा प्रगतिशील करारोपण करना और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना और बचतों को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना। ये सब किसका है जी? राजकोषीय उपाय। क्या है? राजकोषीय उपाय है। अब दूसरा जो है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय के मतलब क्या है? मुद्रा निर्गमनों के नियमों का कठोर बनाना, यानी कि मुद्रा निर्गमन के नियमों का क्या करना? कठोर करना। क्या करना? कठोर बनाना। और मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना और कठोर साख नीति अपनाना। समझ गया? यानी कि ये 3 चीज जो है मौद्रिक उपाय। क्या है जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तेज। तेज क्या? तेज क्या है? तो हम बता दें कि तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? डिजिटल, यानी कि गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन है। जब गूगल पर सर्च मारिएगा कि तेज, लिखिएगा कि तेज, अपने सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि तेज क्या है। तो तेज क्या है? गूगल पेमेंट ऐप है। जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है पेमेंट ऐप। इसी प्रकार तेज एगो पेमेंट ऐप है, वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन है का नाम तेज एप्लीकेशन। उस मतलब गूगल पेमेंट ऐप का जो है उसका नाम क्या रखा? क्या रखा? तेज एप्लीकेशन। तो सर्च मारिएगा तेज एप्लीकेशन। ठीक, तेज एप्लीकेशन। अब देखिए तेज एप्लीकेशन है क्या? गूगल पेमेंट एप्लीकेशन यानी रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? UTS। अगर देखिए रेलवे आप कहीं जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए या कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो रेलवे टिकट हमको बुकिंग करना है।
रेलवे टिकट बुकिंग करना, रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए इसका ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप का नाम क्या है? यूटीएस। यानी कि रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। क्या जाता है? यूटीएस। और एक ऐप आ रहा है, इसके अलावा एक ऐप आ रहा है, IRCTS। एगो यूटीएस, एगो IRCTS। यूटीएस, IRCTS पूछे एग्जाम में, जैसे कि पूछा कि तेज क्या है? तेज एक पेमेंट ऐप है, गूगल पेमेंट ऐप है जी, हैं? तो इसी प्रकार पूछेगा कि यूटीएस और IRCTS क्या है? रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए एक ऐप है। क्या जी? रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए यूटीएस और IRCTS। यूटीएस और IRCTS क्या है? रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए ऐप है। समझ में आया? तो तेज याद रखिएगा। अभी तेज पूछा है तो सकता है यूटीएस और IRCTS पूछे। समझ गया? तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकालीन इतिहास की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो बताओ, चंगेज खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश। कौन था जी? इल्तुतमिश। चंगेज खान दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। इसका था जी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बढ़िया से याद होगा, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की सुल्तान की पुत्री इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि अपने गद्दी पर बैठता था, काला कोट और काला टोपी लगा के, कोट और टोपी, काला टोपी पहन के बैठता था। रजिया सुल्तान, जिन्हों की सभी जो 40 चहलगान था समुदाय का संगठन था, वो उनका विरोध करता था कि औरत कैसे बैठ सकती है गद्दी पर। विरोध करता था 40 चहलगान, 40 समुदाय का संगठन विरोध करता था जी। अपना 40 चहलगान का जो था, चहलगान है चालीसा चहलगान जो था, उसको खत्म किया बलवन ने किया था। बलवन ने किया था। उसी चहलगान में रहा था बलवन, जो था किसका सदस्य था? उसी 40 चहलगान का सदस्य था। बलवन किसका दामाद था? नसरुद्दीन का दामाद था। किसका दामाद था? नसरुद्दीन। समझ गए? टोपी सीकर वो अपना जीवन यापन करता था के नसरुद्दीन टोपी जी का अपना। तो एग्जाम पूछेगा मात्र एक कौन था, जो व्यक्ति कौन था जो अपने जीवन यापन करने के लिए टोपी सीकर जीवन करता था? तो याद रखें, नसरुद्दीन मोहम्मद। समझ गया? तो क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? ऑप्शन है शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। राइट इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका बेटा था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा था जी। ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक। तो किरण गुलाम वंश संस्थापक उसका दामाद। तो आप लोग से फिर एक क्वेश्चन आया है कि इल्तुतमिश जो है वो किसका बेटा था? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दे। ए लड़का हिला रहा है कि वहां हिलता तो इसी पता चल रहा है। समझ गया? तो आप लोग कमेंट में जरूर दे इसका आंसर। तो अब पढ़ते हैं, चंगेज खान कहाँ के था जी? चंगेज खान मंगोल के। कहाँ के? पूछेगा क्वेश्चन कि मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ? इल्तुतमिश के समय में। समझ गया? अब चंगेज खान की कहानी जानता है कि कैसा वो व्यक्ति था? चंगेज खान इतना खतरनाक व्यक्ति था, इतना खतरनाक कि अंगुली माल जो होता है ना, पूरा खतरनाक व्यक्ति था। अंगुली माल तो सिर्फ अंगुलिया के मालन पहनता था काट के, लेकिन वो चंगेज खान एकदम उसको एक मतलब कि किसी को भी देखता था तो मतलब उसको एक अच्छी दिया था, वादा को किया था तो जितना मूरी काट के पहनबी तोरा उतना उपाधि देवे दी। जितना मूरी तुम पहनेगा माला, मूरी का माला
मूरी की काट के अपना माला पहनेगा उतना तुमको उपाधि दिया जाएगा। इस काल यह उपाधि धारण करने के लिए इन्होंने सभी को मूरिये काटना स्टार्ट कर दिया। आई इतना ही नहीं, गर्भवती महिला के पेट से भी बच्चा को निकाल कर मूरी काट के माला पहनता था। इतना ही खतरनाक शासक था चंगेज खान। ऐसा था कि गर्भवती महिला को है तो उसका पेटा फाड़ के बचपा निकाल के मुड़िया काट के मलबा पहनता था। काहे लेके हमरा उपाधि मिली। तो पूछेगा मंगोलों का आक्रमण किसके समय में? इल्तुतमिश। चंगेज खान किस कहा पूछेगा क्वेश्चन, चंगेज खान किसका पीछे करते हुए आया? तो जलालुद्दीन के पीछे करते हुए इल्तुतमिश के दरबार में आया। किसके दरबार में? हाँ वही जलालुद्दीन और जियाउद्दीन वही होता है। समझ गए? वही होता है। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट ये जो जलालुद्दीन या जियाउद्दीन जो मंगाबरनी था वो कहाँ के शासक था है पता? था ख्वारिज्म के। कहाँ के? ख्वारिज्म के सम्राट था। कहाँ था? ख्वारिज्म के सम्राट था। समझ? तो इसी का पीछे करते हुए चंगेज खान आ रहा था। कहा लोग मुर्गा काटे ला रहा था चंगेज खान का जियाउद्दीन मरने का आ रहा था मुर्गा काटे के पीछा के लिए। तो जाके जिलाउद्दीन जो रहता वो आता है इल्तुतमिश के दरबार में, लेकिन इल्तुतमिश इसको शरण नहीं देता है कि हम नहीं रखेंगे अपना दरबार में। तो फिर वहां से भाग जाता है। समझ गया? तो क्वेश्चन है कि चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया। समझ गया? अब बताए इल्तुतमिश जो था किस वंश के था? इल्तुतमिश हाँ तो ये था सरकी वंश के। कौन वंश के? सरकी वंश के था। कौन वंश के था रे? सरकी वंश। इल्तुतमिश किस वंश के था? सरकी वंश के था। इल्बरी तुर्क था, यानी कि ये था जो सरकी वंश के था, लेकिन था कहाँ पे? तो इल्बरी का था। इल्बरी तुर्क का था। कहाँ का था? इल्बरी तुर्क था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1211 से लेके 1236। 1211 से लेके 1236। 1211 से 1211 1236 1211 1211 1211 1236 1211 1236 1211 1236। उस समय जो क्वेश्चन बोल रहे थे क्या कि बाबा में आ जा सही है तो गुलाम वंश के शासक ना ये जो था मुगल ये जो है गुलाम मुगल गुलाम में थोड़े से एक ही जैसा लगता है। इस समय बहुत कंफ्यूज रहेगा। कभी चल जाएगा मुगल वंश में तो कभी आ जाएगा गुलाम वंश में। दिल्ली सल्तनत के 6 वंश है, इसमें गुलाम वंश का है। चलिए तो इल्बरी तुर्क कौन था जी? इल्तुतमिश। इसका शासन का 1211 से 1236। कितना बढ़िया रहता है कि 1212 से 1236 रहता है। 1236 कर देती है। तो 1212 याद रखना। 1236 कर देगा। 1212 से लेकर 1236 1211 से लेकर 1236। लेकिन इसका रियल टाइम जो है 1211 से लेकर 1236। समझ गया? 25 वर्ष। तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया जी? अपना राजधानी जो बना लाहौर से दिल्ली। अपना राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर से दिल्ली। अब तो एक ऑप्शन खत्म हुआ इल्तुतमिश। समझ गया? अब दूसरा ऑप्शन था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बता अस्थाई सेना कौन रखता है? सेना का स्थायी कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। सेना स्थायी कौन किया था? अलाउद्दीन का शासनकाल कब से कब तक? 1296 से लेकर बरोठी 96 से लेकर 1316। बरोठी 96 से लेकर 1296 से लेकर 1316 1296 से लेकर 1316। तो खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था जी? इसके द्वारा भारत के राज्यों को जीत कर, लेकिन दक्षिण भारत को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता जी, जो मलिक काफूर को भेजा था
मलिक काफूर को कितना रुपया में खरीदा था? 1000 दिनार में। कितना में? 1000 दिनार में खरीदा था। किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर किन्नर था, हिजरा जिसको बोलते हैं। मलिक काफूर क्या था? किन्नर था। तो मलिक काफूर को 1000 रुपये दिनार में खरीदा था। अब जो है क्वेश्चन क्या, आओ अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्वेश्चन है जी? आप बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, सुना है जी? जो गुलाम वंश का संस्थापक है, गौरी का गुलाम है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। देखो की है गुलामों का गुलाम का बताओ। हाँ, अब गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है वो किससे शादी कर लिया था? कुतुबुद्दीन के बेटी से शादी किया था के इल्तुतमिश। तो इस प्रकार गुलाम से बन गया क्या? दामाद। गुलाम से दामाद। आप बता, पहले तो कुतुबुद्दीन गुलाम किसका था? गौरी के। कुतुबुद्दीन, अरे इसमें क्या होता है गुलाम वंश में शादी ब्याह होते रहेगा, गुलाम होकर बेटिया शादी कर लेगा, गुलाम शादी करके दामाद बन जाता है। तो इसलिए गुलामों को गुलाम किससे कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? गौरी का। किसका? गौरी का। अब कुतुबुद्दीन के गुलाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तब बता, गुलाम था कुतुबुद्दीन और ओकरो गुलाम है इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम। और पूछेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। 40 समुदाय के संगठन का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और अलाउद्दीन, आप बता, कुतुबुद्दीन के यहाँ का बात आ गया तो बता, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अजमेर कहाँ है? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। और वही अढ़ाई दिन के झोपड़ा में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये हमारा बोलने का मकसद था, समझ गया? तो पूछेगा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया? स्थायी सेना के रखता था। मोहरा दागे की नीति किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दाने पर था अलाउद्दीन खिलजी। ये सब कहानी किसका था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बरोटी 86 से लेके 13 से 16। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जी? तीसरा ऑप्शन जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? मुस्लिम था। क्या था जी? ये हिंदू को देखना नहीं चाहता था, समझ गए? ये हिंदू के मूर्तियों को बहुत तोड़ता था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अरे इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? मूर्ति भंजक। क्या बोलते हैं? हिंदू मूर्ति जहाँ जहाँ मंदिर देखता था ना, हिंदू मंदिर, उसको ध्वस्त करवा देता था। इसीलिए इसको क्या बोला? मूर्ति भंजक। पूछेगा मूर्ति भंजक से कहा जाता है? एमबीटी, पगला सुल्तान। एमबीटी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। पगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। पगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो धर्मशाला में बैठा है, अब ध्यान नहीं जाना। मूर्ति को सीढ़ियां में लगा देता था, जिसपे हिंदू मूर्ति है उसपे सीढ़ी लगा। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक जी? 1325 से 1351। 1751 तक, 1751। 1325 से कितना पड़ेगा? ताकि 25 हो जाए, एक और जोड़ देते 26। तो 13 दूनी 26, 1751 रहते हैं। 13 दूनी 26 याद रखना। कैसे उन्हें पढ़े थे? 12 दूनी 36 पढ़ते थे। इसी प्रकार इन्हें पढ़ा 13 दूनी 26 से कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से? 1211 से 1236। तो 12 से 7 तो 1236 कर देते हैं। अब कुतुब का शासनकाल कब से कब तक रहा? अलाउद्दीन खिलजी के 1296 से लेके 1316। एक का शासनकाल किसका? एमपीटी का मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेके 1351। 1325 से लेके 1351। 1325 से लेके 1351। याद रखना 13 दूनी 26,
1325 से 1351 याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक। पगला सुल्तान MBT। मूर्ति भंजक MBT। अब जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, ये जो था तुगलक वंश के था। कौन वंश का था? तुगलक वंश के था। कौन सा? तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? मोहम्मद सैयद वंश के संस्थापक खिलजी था। लेकिन मोहम्मद तुगलक वंश के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। FST। सर्वाधिक नहरों का निर्माण यही कर रहा था। FST सर्वाधिक नहरों का, सर्वाधिक गांव का निर्माण MBT। समझ गया? तो याद रखना। तो बता दें कि उसने किसने मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि दिया गया था। कौन उपाधि? उलूम खां को उपाधि किन्हें दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उलूम खां को उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक। उलूम खां मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो है इसके शासन काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। तो ये सब भी आया क्वेश्चन है कि पूछेगा इब्न बतूता कहाँ का शासक था? मोरक्को। इब्न बतूता किसके शासन काल में रहा? मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासन काल में। किसके? जो कि आइए इब्न बतूता आया जब मुगल गुलाम वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसको कौशिक पद पर नियुक्त किया। काजी के पद पर। क्या किसके पद पर? काजी के पद पर नियुक्त किया गया। तो याद रखना, जो कि कल सेट में मिले था एक क्वेश्चन कि अमीर एक को ही नियुक्त किसने किया था जी? MBT। अमीर एक कोही के पद पर नियुक्त किसने किया था? MBT। अमीर एक कोही के पद कौन सी था? कृषि के लिए पद था। कौन सी के लिए? कृषि के उन्नति के लिए। कृषि के याद रखना। क्वेश्चन भी आए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर एक कोही किसके शासन, किसका विभाग था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका विभाग था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिकंदर लोदी। इसका शासन काल रहा जो 1489 से लेके 1517। 1489 लेके 1517। अब पता लोदी वंश आया। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। अच्छा, इसको बकलोल याद रहता है। इसको बहलोल क्यों कहा जाता था? है पता? क्योंकि ये अपना जब गद्दी पर बैठना जाता था ना, तो तब पगला लेके ले आता था। पूरा नाच लेके ले आता था। लंगटे उठते जैसे कभी उखाड़े दे बैठ जाता था गद्दिया। समझ गया? इसीलिए इसको बकलोले है। तो इसीलिए लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। किसने स्थापना किया? बहलोल लोदी। किसने किया? बहलोल लोदी। तो इसने आगरा नमक लोदी वंश का शासक कौन था जी? एक सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का शासक एगो था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ही फेमस था, इसलिए सिकंदर लोदी के बारे में जाना जाते हैं। अब बताओ आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। अरे आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। किसने किया? आगरा शहर की स्थापना कब किया? 1504 ईस्वी में। कब किया? 1504 ईस्वी में। लेकिन अब इसका राजधानी बना दिया 1506 ईस्वी में। आगरा की राजधानी कब बनाया जी? पहले देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। अरे लगता है मुंह खाना में नहीं खाया है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। और अब इस शहर की स्थापना किया, लेकिन 2 साल के बाद 1504 में शहर की स्थापना किया। 2 साल के बाद इसने बना दिया आगरा को। क्या? आगरा शहर जो था, नगर जो था, उसको क्या बना दिया? राजधानी। क्वेश्चन पूछा कि आगरा राजधानी कब बनाया गया? 1506 में। कब बनाया गया? 1506 में। याद रखना। किसने बनाया? सिकंदर लोदी। किसने बनाया? अब उसने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी
ये तो नामे से पता चल रहा है सिकंदरी पैमाना है गज सिकंदरी पैमाना है गज सिकंदरी अभी ने चलाया थी चलाया है फीता 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 से नाप लेते हैं पहले चलता था पैमाना गजे सिकंदरी याद रखना कि भूमि नाप मापन के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी किसने चलाया था सिकंदर लोधी नामे से पता चला सिकंदरी तो सिकंदर लोधी सिकंदरी था इस प्रकार 98 नंबर क्वेश्चन का आता है जी खत्म होता है। अब क्वेश्चन है 99 नंबर क्या NAFTA यानी कि जिसको बोलते हैं नफ्ता NAFTA नाम सुना है नफ्ता हैं तो नेफ्टा यानी कि नेफ्टा के जो सदस्य कौन कौन नेफ्टा के अंतर्गत कितने देश आते हैं तो नेफ्टा के अंतर्गत जो देश आता है कितना आता है 3 कितने देश 3 देश पहला है यूएसए कनाडा मैक्सिको ये ऑप्शन के अनुसार कितने देश 3 है यूएसए कनाडा मैक्सिको यूएसए कनाडा मैक्सिको लेकिन ये तीनों है जो नेफ्टा के सदस्य हैं थी तो ले लेता ये सब नेफ्टा में कुल कितने सदस्य नेफ्टा का कुल कितने सदस्य नेफ्टा के कौन सदस्य है जी यूएसए कनाडा मैक्सिको बोलता टाइप में कर लेता नेफ्टा सदस्य बोलता है कुछ तो नहीं आता एक तो सीधा दुनिया है नेफ्टा यानी एफटीए नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या है जी बात करता है कि नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या है नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या है जी नेफ्टा का फुल एन से नॉर्थ ए से अमेरिकन एफ से फ्री टी से ट्रेड ए से एग्रीमेंट लेकिन नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नेफ्टा नेफ्टा फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है जी नेफ्टा का फुल फॉर्म नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या है जी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा नेफ्टा में कुल कितने सदस्य यूएसए कनाडा मैक्सिको तो याद रखना चांदी के उत्पादन सर्वाधिक कहाँ था मैक्सिको कहाँ था मैक्सिको तो नेफ्टा का जो सदस्य है उसमें क्या आता है तो किस लिए निर्माण किया गया था जी इसका स्थापना तो इसका स्थापना जो किया गया था उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए क्या था तो इसका सदस्य कौन है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा मैक्सिको तो इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के रूप में जाना जाता है नेफ्टा को किस समझौता के नाम से जाना जाता है अमेरिका और कनाडा जो नेफ्टा में समझौता हुआ था किसके बीच कनाडा और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अमेरिका कनाडा समझौता के नाम से जाना जाता है नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या है जी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब जो है यह समझौता कब हुआ था कनाडा और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था कब हुआ था जी तीनों देश के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया इस समझौता में क्या हटा दिया गया इसमें तीनों देश के बीच
माल की ढुलाई पर लगने वाले कर समाप्त कर दिए, यानी कि इस नेफ्टा के तहत तीनों देशों के बीच जो भी टैक्स लगता था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? तो वर्तमान में उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नेफ्टा जिसको बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका व्यापार मुक्त समझौता तो नेफ्टा बोलते हैं, स्थान पर अब आधिकारिक तौर से इससे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के तौर पर जाना जाता है। यानी कि अब नेफ्टा जो था उत्तरी अमेरिका व्यापार मुक्त समझौता जो था उसका नाम बदल के अब कौन सी कर दिया, अमेरिका मैक्सिको। 3 देश है इसमें, तो तीनों देश का नाम जोड़ दिया, अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के नाम से जाना जाता है तीनों देश को। अब बताओ, यूएस से अमेरिका, आईएम से मैक्सिको, सीए से कनाडा। याद रखना यूएसएमसीए में तीनों देश बाहर, यूएस से अमेरिका, एम से मैक्सिको, सीए से कनाडा, यूएसएमसीए तीनों देश के नाम से जाना जाता है। कनाडा। तो इस प्रकार 99 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब जो है लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, समझ गए? सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर का, वो क्या कहता है? पॉलिटिक्स है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान में किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये जो ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में कौन सी कहता है? देखो, अनुच्छेद 21 कहता है विभिन्न प्रकार के विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार अंतर्निहित किया। समझा? किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया। समझ में आया? अब है अनुच्छेद 21, ये सब अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार। लेकिन कोई भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण का अधिकार। समझ गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार मतलब कि समझा अनुच्छेद 21 के तहत, यानी कि कोई भी व्यक्ति प्राण दे दिया अपन मन से, तो वो अपन मन से प्राण कैसे दे प्राण, तो उसके लिए पुलिस जांच पड़ताल करेगा। क्या करेगा? जांच पड़ताल। अगर तुम जानबूझ के प्राण दे देगा ना अपन मन से, तो पुलिस कार्रवाई कर सकता है, जांच पड़ताल नहीं देखता है, सीबीआई की जांच लगा देता है, किसी का फांसी कोई लगा लेता है, नहीं देखता, फांसी लगा लेता है तो पुलिस उस पर जांच पड़ताल करता है कि कैसे लगाया, क्यों लगाया, कि इसका मकसद क्या था। तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और क्या कहता है? राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। वही चीज अनुच्छेद 21 बोला है। समझ गया? जीवन दैहिक प्राण जीवन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया, यानी कि नहीं तुम दे सकता। अगर पुलिस को पहले इंफॉर्मेशन हो जाए कि ये लड़का अपना जान देने वाला है, तो पुलिस वहाँ पर आके अच्छी करेगा। समझ गया? नहीं देखता है कि किसी का मर्डर होने वाला, तो पुलिस को किसी इंफॉर्मेशन हो पड़ता है तो वहाँ पर पहुँच जाता है पुलिस सुरक्षा करने के लिए। अब है आर्टिकल 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद 1978 में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में से समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन के गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। यानी व्यक्ति के गरिमापूर्ण, याद रखना, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का किस अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन में याद रखना, मेनका गांधी बनाम भारत संघ किस आर्टिकल में? 21 में। कब? 1978 के तहत। कब हुआ? 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद 1978 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। आप ये मेनका गांधी जो है वो
पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम जाता है हेड ऑफ टेल। हेड ऑफ टेल मेनका गांधी। हेड टेल पुस्तक के लेखक कौन है? मेनका गांधी। हेड टेल पुस्तक के लेखक मेनका गांधी। अब क्या कहता है, न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार से मानव होने के कारण सम्मान पूर्ण बनाने में सक्षम। लेकिन अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, अनुच्छेद 21 जो है उसमें क्या क्या चीज का अधिकार दिया गया है? देखो, जीवन रक्षा का अधिकार। अगर तुम अब ये बताएं, उदाहरण दिए कि आपने तुम अगर चाहे हम सुसाइड कर लें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा जीवन का रक्षा कर सकते हैं, पुलिस करेगा। अब दूसरा निजता का अधिकार, तीसरा आश्रय का अधिकार, चौथा स्वास्थ्य का अधिकार, पांचवा है सूचना का अधिकार। कमाइए छठा है प्रतिष्ठा का अधिकार। तो ये जो 7 गो है, 7वां क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ये जो 7 गो अधिकार है, 7वां अधिकार किसमें वर्णन है जी? पूछिए, देखिए तो अभी पूछा है निजता का अधिकार, कल पूछेगा स्वास्थ्य का अधिकार, परसों पूछेगा प्रतिष्ठा का अधिकार, अगला पूछेगा जीवन रक्षा का अधिकार, उसी प्रकार अगला पूछेगा आश्रय का अधिकार, उसी प्रकार मतलब पूछते रहेगा सूचना का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। तो ये सब जो अधिकार है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21। मेनका गांधी बना 1978 का आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 7 गो अधिकार हमारा आर्टिकल 21 बताइए। जो अधिकार किसके लिए? सुरक्षा के लिए अधिकार दिया गया, समझ गया? जैसे कि आश्रय का अधिकार, आपको कहीं भी आश्रय ले सकते हैं, समझ गए? सूचना का अधिकार, आप सूचना किसी को दे सकते हैं, आपको अधिकार है, समझ गया? राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको बोलता है 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आर्टिकल 19 में क्या अंतर्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, हम कुछ भी कर सकते हैं देश में, लेकिन गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कुछ भी कर सकता है लेकिन गैर कानूनी रूप से नहीं कर सकता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समानता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में क्या जी? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो 19 से लेके 21 तक याद रखिए। कौन सी बोले? 14 पहले, 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 क्या कहता है? धर्म जाति लिंग के अधिकार, समान अधिकार, धर्म जाति लिंग पे समान। अनुच्छेद 16 क्या कहता है जी? है पता किसी को? अनुच्छेद 16 घूमने फिरने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, कहीं भी आप जाके निवास कर सकते हैं, यही नहीं जी? आर्टिकल 16 19 में 19 क्या है? देखो तो आर्टिकल 16 नहीं, हम भी इसमें डाउट हो रहे हैं। देखो रे आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 हम लोग को बताते हैं लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव। 17 के खतरा जिसे जाति भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 देखो सकते हैं, इसी है लिंग के धर्म जाति लिंग में समान अधिकार। 12 से 35 के बीच 16 क्या होगा? 16 सही बोला। सिविल सेवा सर्विस में सिविल सर्विस में आरक्षण, हाँ सिविल सर्विस में आरक्षण, लेकिन सिविल सर्विस आरक्षण आर्टिकल 16 कहता है सिविल सर्विस आरक्षण, जैसे कि कोड है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईपीसी हो गया, डब्ल्यूसी, लेकिन सभी के लिए, जैसे कि हम एससी है, मान लीजिए हम एससी हैं, तो एससी में जितना भी लोग आएंगे उसको समान अधिकार। कोई हम मान लीजिए फॉरवर्ड है, फॉर जनरल है, जनरल में जितना भी हम सब जनरल हैं, तो मान लीजिए हम सब जनरल है, तो मान लीजिए जनरल जितना भी है यहाँ पर उस सबका समान अधिकार रहेगा, यानी कि सिविल सर्विस में समान अधिकार। सिविल सर्विस में जाति के आधार पर समान अधिकार, समझ रहे हैं? ये आर्टिकल 16 कहता है। कौन सा कहता है ये? आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 कहता है जाति के आधार पर भेदभाव का अंत।
देखिए स्पर्शता का अंत, ये आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कितने प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? 6 प्रकार का। आर्टिकल 20 क्या कहता है? दोषपूर्ण सिद्ध, देखिए दोषपूर्ण सिद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, दोषपूर्ण सिद्ध का अधिकार। देखिए जैसे किसी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया तो उसका तो गलती क्या है ये तो बता। तुमको यह पूछने का अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया है, आप बताइए, तभी हमको ले जाइए। और अगर गिरफ्तार कर भी लिए तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। 24 घंटा के अंदर। अगर कोई महिला को गिरफ्तार करना है तो अगर डूब जाता है, सूरज डूबने से पहले और सूरज उगने से पहले, समझ गए? सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने के पहले गिरफ्तार महिला को नहीं कर सकते, समझ गए? देखता है महिला को गिरफ्तार नहीं करेगा सूरज डूबने से पहले। महिला को अगर गिरफ्तार करना है तो महिला ही को गिरफ्तार उसको करेगा, समझ गया? अगर महिला से नहीं संभले तब पुरुष जाएगा, लेकिन गिरफ्तार करने का अधिकार किसको है? महिला को। समझा? तो आर्टिकल 21 क्या कहता है जी? निजता का अधिकार। 7 प्रकार का इसमें भी अधिकार है। निजता का अधिकार जैसे अभी पढ़े क्या, निजता का अधिकार कौन में है? आर्टिकल स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार, आश्रय का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। ये सब कौन सा अधिकार है? कौमा अनुच्छेद में 21। इस प्रकार से सेट 1 का जितना भी क्वेश्चन है था हमने गाइड कर लिया, समाप्त कर लिया। अब इस सेट 1 से आप लोग भी सेट 1 को बढ़िया तरीका से पढ़ें। ये बहुत बढ़िया पुस्तक है जो कि चारों ऑप्शन पर इसमें डिस्कस दिया जाता है। और हमारे ग्रुपिंग स्टडीज के साथ तो हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि इसमें जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन पर हम विवरण कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पर विवरण कर, और हमसे ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा हो रहा है वर्णन करने का उस पर उतना वर्णन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हमको आशा है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो हम 2 क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट में आंसर जरूर दें, कमेंट में आंसर जरूर दें। और रोज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और क्विज प्रतियोगिता में भाग लें, ग्रुप डिस्कशन में भाग लें कि कुछ मेरे चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ नई जानकारियां मिल सकते हैं। अगर बिहार दरोगा का सच में आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े। हम यहाँ पर क्योंकि स्पेशल बिहार दरोगा का ही क्लास चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।